मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो वैश्विक असमानता पर शोध करने वाले प्रोफेसर्स और अर्थशास्त्रियों को दिया गया है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। शुरुआत में इस बात से करना चाहूंगा कि यह विषय महत्वपूर्ण क्यों है। मैंने शुरू में जिस शब्द का इस्तेमाल किया, याद करने की कोशिश कीजिए। वैश्विक असमानता पर शोध करने वाले। वैश्विक असमानता, क्या सुनने के बाद आपको कुछ ऐसा लगा कि नहीं, जो वैश्विक असमानता जो शब्द हैं, ये दो शब्द हैं, ये बहुत ज्यादा झकझोर देने वाले शब्द हैं और अभी बहुत ज्यादा चर्चित शब्द हैं। वैश्विक असमानता और साथ ही साथ देश के अंदर की भी असमानता, राष्ट्रीय असमानता। जब हम वैश्विक असमानता की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जो लगातार धनी होते चले जा रहे हैं। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है, तो सीधी सी बात है कि जिनके हाथ में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी और टेक्नोलॉजी होगी, वो और भी ज्यादा धनी होते चले जाएंगे। और जो गरीब हैं, भले ही और भी ज्यादा गरीब न हो, लेकिन धनी शायद ही हो पाए। ये वैश्विक असमानता है। और दूसरी तरफ हम राष्ट्रीय असमानता देखते हैं। इसी का एक दूसरा रूप अलग तरीके से राष्ट्रों में दिखाई पड़ रहा है। भारत के संदर्भ में आपको सुनने को मिलता होगा, जो धनी लोग हैं उनका धन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो गरीब लोग हैं वो वहीं पर ठहरे हुए हैं, या कह लीजिए और गरीब होते चले जा रहे हैं। और इस तरह से हमारे अपने ही देश में आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती चली जा रही है और राष्ट्रीय संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में सिमटती जा रही है। ये खबरें आप पढ़ते होंगे। यदि किसी ने इस पर शोध करके, या किन्हीं लोगों ने यदि इस पर शोध करके कुछ सिद्धांत दिए हैं, दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शोध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के संदर्भ में बहुत ही व्यावहारिक भी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे शोध को हम अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलें? और दूसरी बात और भी है कि जब आप अपना पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, यूपीएससी ने जो आपको बताया है, तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जो नए नए शोध हो रहे हैं, जो नई नई खोजें हो रही हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उनके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसे आप फिलॉसफी का भी हिस्सा मान सकते हैं, अर्थशास्त्र का भी हिस्सा मान सकते हैं, समाज का भी हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि जो असमानता होती है वो समाज में होती है, वो राष्ट्रों में होती है। तो एक साथ भले ही विषय है अर्थशास्त्र, लेकिन ये कई विषयों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो दोस्तों, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो हम देखेंगे वो कुल मिलाकर ये कि 3 अर्थशास्त्रियों को यह पुरस्कार दिया गया है। इन तीनों के नाम हैं डैरोन एस मोगलू। डैरोन एस मोगलू, मैं रिपीट कर रहा हूं। दूसरे हैं साइमन जॉनसन, मैं रिपीट कर रहा हूं, साइमन जॉनसन। और तीसरे हैं जेम्स रॉबिन्सन। जेम्स रॉबिन्सन। ये किस देश के हैं दोस्तों, इसे बताने की जरूरत यहां फिलहाल मुझे नहीं लग रही है। देखिए, जो समिति थी जिन्होंने पुरस्कार की घोषणा की है, उन्होंने इनके योगदान को किस रूप में प्रस्तुत किया है, उसे सुन लीजिए। समिति ने कहा, देशों के बीच आय में भारी अंतर को कम करना सबसे बड़ी चुनौती है। तीनों अर्थशास्त्रियों ने इसे हासिल करने के लिए सामाजिक संस्थानों का महत्व बताया है। यह भी एक नई बात है। पहली बार कहा जा रहा है कि सामाजिक संस्थाएं खासकर असमानता के मामले में या आर्थिक विकास के मामले में कितना महत्वपूर्ण रोल रखती हैं, इस पर इन्होंने शोध किया है। राइट? तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनके क्या क्या विचार रहे हैं। सामान्य तौर पर, मैं अलग अलग बातें फिलहाल नहीं कर रहा हूं, सामान्य तौर पर यदि हम बात करें तो एक प्रश्न पूछा जा सकता है, और प्रश्न तो बहुत ही साधारण है, और साधारण प्रश्न पर उन्होंने बड़े असाधारण तरीके से शोध किया है। एक साधारण सा प्रश्न है कि देश अमीर कैसे बनते हैं, या इसे दूसरे रूप में कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अमीर कैसे बनता है। यानी कि
अगर हम इसे दूसरे रूप में देखें तो वो ये है कि कुछ देश ऐसे थे जो मध्यकाल में बहुत अमीर थे, बहुत धनी थे। भारत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुगल काल तक, यानी कि अंग्रेजों से आने से पहले तक भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, दुनिया की श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, बल्कि कह लीजिए कि इकलौती थी, क्योंकि निर्यात में लगभग 23% जो योगदान था वो भारत का था। सोच करके देखिए, तो हम बहुत धनी थे। चलिए, अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन धनी तो नहीं है। अगर उस रूप में देखें तो एक तरीके से गरीब ही हैं। तो क्या बात है कि जो मध्यकाल में अमीर थे वे अब गरीब बन गए हैं, और जो उस समय उस दौर में गरीब थे वे अमीर बन गए हैं? तो ये जादू कैसे हुआ, क्या हुआ? इसका ये जो उत्तर ढूंढते हैं अपने शोध के जरिए, वे कहते हैं संस्थान। संस्थानों के महत्व ने इन्हें अमीर बना दिया, और जो अपने संस्थानों को संभाल नहीं पाए या उस तरह के संस्थान स्थापित नहीं कर पाए, वो गरीब रह गए। दोस्तों, इसे मैं बहुत विस्तार से न जाकर के बेहतर होगा कि भारत के संदर्भ में बात करूं। मैंने कहा कि मुगल काल से पहले हम बहुत अमीर देश थे। मुगल काल के तुरंत बाद क्या होता है? शुरुआत तो मुगल काल से ही हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी वह एक व्यक्ति की कंपनी नहीं थी, वो बहुत लोगों की ज्वाइंट कंपनी थी। यानी कि बहुत से लोगों ने मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक संस्था गठित की और भारत में व्यापार करने लगी। आपको नहीं लगता है कि उस कंपनी के व्यापार के कारण ही हमारे अपने औद्योगिक संस्थान सारे के सारे नष्ट हो गए? हमारे पास उस तरह से बहुत बड़े संस्थान थे भी नहीं, हमारे पास तो छोटे छोटे संस्थान थे। और फिर हमारे यहाँ जो सिस्टम था, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था, वो पॉलिटिकल सिस्टम सामंतीय था, राजशाही था। तो उस राजशाही सिस्टम में, क्योंकि देखिए राज्य भी एक संस्थान है, हमें मानकर चलना है कि राज्य भी एक संस्थान है, तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था लोगों की इच्छाओं पर आधारित नहीं था, वो लोगों के हितों के लिए काम नहीं करता था, वो अपने ढंग से काम करता था। लेकिन ब्रिटेन जैसे देश में उस समय लोकतंत्र आ चुका था, गुड गवर्नेंस को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि व्यवस्था कैसे की जाती है। फिर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वो कहां हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। तो औद्योगिक संस्थान बन गए थे, व्यापारिक संस्थान बन गए ईस्ट इंडिया कंपनी, औद्योगिक संस्थान बन गए, इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई, और राजनीतिक संस्थान के रूप में वहां डेमोक्रेसी थी। तो जब इस तरह के संस्थान हिंदुस्तान में आए तो स्वाभाविक तौर पर वो सफल रहे और हम पिछड़ गए। इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो शोध में स्थापित किया है कि यदि किसी देश को आर्थिक समृद्धि प्राप्त करनी है तो जो उसकी सबसे पहली शर्त होनी चाहिए कि वे अपने यहां के संस्थानों में सुधार लाएं। याद रखिए, अगर हम आर्थिक उदारीकरण की बात कर रहे हैं ना, तो आर्थिक उदारीकरण क्या है? आर्थिक उदारीकरण का मतलब हुआ कि एक ऐसा राज्य जो उद्यमिता के जोखिम को कम करता है, संपत्ति के अधिकार का बचाव करता है, समर्थन करता है, आप जितना भी कमाना चाहे कमाइए, बस वैधानिक तरीके से कमाइए, स्वतंत्र नियामक तैयार करता है। यानी कि ये नहीं कि राजशाही है कि और जो मन में आया वो कर दिया, नहीं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होंगी वो स्वतंत्र होंगी, वो गुणवत्ता के आधार पर निर्णय देंगी और सहजता के साथ न्याय करता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति न्याय दे रहा है, किसी का एकाधिकार हो गया, ऐसा नहीं। आर्थिक उदारीकरण तो यही करता है ना। तो ये आर्थिक उदारीकरण बेसिकली राज्य नामक संस्थान में एक तरह का सुधार ही है। तो सीधी सी बात है कि यदि हम इस तरह के सुधार करते चले जाएंगे तो डेफिनेटली जो देश हैं वो आगे बढ़ते दिखाई देंगे। तो दोस्तों, यह इनके शोध का प्रमुख निष्कर्ष रहा है। एक दो बातें मैं आपको और बताना चाहूंगा जो आपके आंसर राइटिंग के लिए उपयोगी हो सकते हैं। एस मोग्लियू ने एक बहुत बड़ी बात कही है, चाहे तो आप इसे नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा वाक्य है कि अभी एआई का वसंत काल है, जल्दी ही एआई का शीतकाल आएगा। वसंत काल मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके तो बल्ले बल्ले हो रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी उसका शीतकाल आ जाएगा, इसका जोश ठंडा पड़ जाएगा। एआई बहुत समय तक टिकने वाला नहीं है, ये इनकी घोषणा है। एक जो और हमारे ब्रिटिश अमेरिकी रहे हैं साइमन जॉनसन ने, उन्होंने कहा है
कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसने अभिजात वर्ग को ही फायदा पहुंचाया है। और सही बात है, चाहे विद इन द राष्ट्र एक अभिजात वर्ग हो या धनी वर्ग हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर उन्हीं का नियंत्रण है, तो अभिजात वर्ग को ही टेक्नोलॉजी से लाभ हुआ है। और जो तीसरे जो अर्थशास्त्री हैं दोस्तों, ये भी ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, जेम्स ई रॉबिन्सन। देखिए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि हमें अपनी संस्थाओं पर काम करना चाहिए, हमें अपनी समावेशी संस्थाओं को मजबूत बनाना है, सुशासन को बढ़ावा देना है, शिक्षा और स्वास्थ्य में पर्याप्त निवेश करना है, साथ ही साथ इनोवेशन और उद्यमिता पर फोकस करना है। यदि हम ऐसा करेंगे या जो भी राष्ट्र ऐसा करेगा, वह आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कितनी व्यावहारिक बातें इन अर्थशास्त्रियों ने की हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर अब बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।